और मेड इन इंडिया के इस हिस्से में बात करेंगे आईएनआई फार्म्स की। एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड ब्रांडेड फ्रूट कंपनी है ये, और अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स बनाना, पोमग्रेनेट और फ्रेश कट्स के लिए जानी जाती है। हम आपको बता दें कि 2009 में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी पंकज खंडेलवाल और उनकी पत्नी के द्वारा। मेरे साथ खुद पंकज खंडेलवाल यहाँ पर ज्यादा बातचीत के लिए शामिल हो गए हैं। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना एक कीमती समय यहाँ पर देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। थैंक यू। पंकज जी, सबसे पहले ये बताइए कि 2009 में जब आपने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की थी तो किस मकसद के साथ, क्योंकि फ्रूट्स का जो ये पूरा का पूरा बिजनेस है, हमारा देश जिस तरह से ज्योग्राफिकली डिवाइडेड है, अलग अलग रीजन से अलग अलग तरह का फ्रूट आता है। ऐसे में आज की तारीख में आपकी कंपनी जो है वो 40,000 फ्रूट्स जो है वो एक्सपोर्ट करती है 35 अलग अलग देशों में। 5,000 फार्मर्स के साथ करीब करीब आप लोग जुड़े हुए हैं। तो किस तरह के चैलेंजेस उस समय फेस किए गए थे सर? देखिए 2009 एक्चुअली जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, थोड़ा अर्ली डेज थे स्टार्टअप्स के लिए। आज की तारीख में तो खैर एग्रीकल्चर काफी हॉट सेक्टर है, लेकिन जब हम 2009 की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव हो रहा था। सेल फोन्स, टेक्नोलॉजी ये सब अवेलेबल हो रही थी। और अगर आप सेक्टर के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। हम लोगों के यहाँ स्मॉल होल्ड फार्मर्स, सप्लाई चेन पूरी ब्रोकन थी। हम लोगों को इसमें फंडामेंटली ये लगा कि ये ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज्यादा सोशल इम्पैक्ट होता है, टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन फाइनली एज अ सेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है इस देश के लिए, जिसका इम्प्रूवमेंट होना, जिसमें सप्लाई चेन एफिशिएंसीज आना, वेस्टेज रिडक्शन होना, ग्लोबल स्टैंडर्ड पे फूड को प्रोड्यूस करना जो कि उस क्वालिटी के लेवल तक हम लोग जा सकते थे, वो हमारा विश्वास था। लेकिन उस चीज को प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो इसलिए हम लोगों ने बिल्कुल एंड टू एंड इस चीज को संभालने की कोशिश की कि फार्म गेट पे हम कैसे फार्मर्स के साथ उनकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, पूरी सप्लाई चेन में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके किस तरीके से पूरी वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं, और ग्लोबल स्केल पे इंडियन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कैसे लेके जाया जा सकता है। वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था उस टाइम तक। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जितना भी हम लोग एक्सपोर्ट करते थे वो सिर्फ कमीशन बेसिस पे होता था। मतलब कि हमें प्राइस तक पता नहीं होती थी कि इतने में वो बिकेगा, क्योंकि हमारी क्वालिटी की कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो ये बहुत मैसिव चैलेंज था हमारे हिसाब से। इसका इम्प्लीकेशन फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा था, जिससे कि उनको एक अच्छी क्वालिटी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस मिले, उनको एक सपोर्ट मिले, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, और उसके बेसिस पे फिर हम कैसे उनके प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट्स में लेके जा सकें। तो ये हमारा इंटेंट था, जिसके बेसिस पे हमने 2009 में आईएनआई फार्म्स की शुरुआत की। पंकज जी, 2009 से 2021 के अंत तक हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन तब से लेकर अब में सर इस एग्री टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत सारे बदलाव आपने देखे हैं। किस तरह के चैलेंजेस आपको लगता है कि आज भी फेस किए जाते हैं? हालांकि डिजिटली हमारा देश जो है वो काफी आगे बढ़ चुका है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी अगर आप देखें तो हम पहले जब 2009 की, जैसे कि आपने जिक्र किया कि उस समय इतना ज्यादा डिजिटाइजेशन नहीं था, लेकिन अब उस स्थिति के बदलाव के बाद क्या आपको लगता है कि काफी कुछ इंप्रूवमेंट है और टियर 2, टियर 3 या फिर छोटे शहरों में अभी भी बहुत स्कोप बाकी है? देखिए ये जहाँ तक एग्रीकल्चर सेक्टर की बात है, ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जहाँ तक स्कोप की बात है, बहुत ही मैसिव स्कोप है आज यहाँ पर, जहाँ तक हम हिंदुस्तान की बात करें। और आपका पॉइंट एकदम करेक्ट है कि जिस तरीके से आज ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, जैसे मैंने बोला कि दो चीजों का बहुत मैसिव इम्प्लीकेशन होता है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, पेरिशेबल प्रोडक्ट में कितनी स्पीड से हम काम कर पाते हैं, किस क्वालिटी के हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे आपने बोला कि डिजिटल टेक्नोलॉजी है, राइट। आप स्मॉल होल्ड फार्मर्स के साथ ग्लोबल स्केल पे काम कैसे करेंगे? बिना डिजिटल टेक्नोलॉजी के वो सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन इन कैटेगरीज में बड़ा डिफिकल्ट काम होता है, राइट। तो वो मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम एक जैसे बोलते हैं ना कि एक इनिशियल प्रॉब्लम जो थी उससे हम बाहर निकल गए हैं। एक प्रूफ कर दिया है कि यहाँ से हम ग्लोबल स्टैंडर्ड में हम बनाना, पोमग्रेनेट, ग्रेप्स, इस तरह के काम कर सकते हैं और कंपेटिटिव तरीके से कर सकते हैं।
और वो सारी टेक्नोलॉजीज जो ग्लोबल स्केल पे अच्छी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को लेके आती है, वो आज हमने इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दी है। लेकिन ये अभी भी मैं बोलूंगा कि हमारे पास हिंदुस्तान में इतनी सारी कैटेगरीज हैं। आज हम 3-4 कैटेगरीज में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने उस चीज को प्रूव करके दिखाया है, लेकिन अभी भी ये सिर्फ 1% है जो हमने अचीव किया है। यहाँ से अभी 100x ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है इस सेक्टर में मिनिमम। मैं सिर्फ अगले 5 से 7 साल की बात कर रहा हूँ। तो इट्स इन अ टेक ऑफ स्टेज, मतलब कि हम रनवे पे दौड़ने शुरू हो गए हैं और अब यहाँ से उड़ने का समय शुरू हो गया हमारे देश का। बहुत ही एक अलग दिशा में एक सवाल पूछना चाहूंगी पंकज जी कि आज का जो युवा है वो फार्मिंग जो है एक तरह से वो नहीं करना चाहता है, वो आईटी सेक्टर की तरफ भागता है, वो डॉक्टरी की तरफ भागता है। ये ट्रेंड हालांकि हमने पहले भी देखा है, और ख़ासतौर पर जो एक किसान होता है वो नहीं चाहता है कि उसका बच्चा भी खेती करे। ऐसे में जिस सेक्टर में आप काम करते हैं, खुद जो केंद्र सरकार है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है इस सेक्टर में, लोगों को जागरूक करने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में। आपने जो राज्य चुने हैं, जो इलाके चुने हैं, जैसे कि आपने राजस्थान का बाड़मेर का इलाका यहाँ पर चुना, जहाँ पर आप अनार की खेती यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे में क्या फार्मर्स के साथ भी काम करने में किसी तरह के चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस जो है वो एक बहुत ही डिफरेंट लेवल का हो जाता है? जी, देखिए चैलेंजेस बहुत आते हैं। ज्यादा क्रिटिकल रिक्वायरमेंट इन चीजों में ये होती है कि हमें फार्मर्स की जरूरतें क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो समझना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। हम लोगों ने बहुत क्लियरली डे 1 से ये डिसाइड कर लिया था कि फार्मर को प्रीमियम, जो भी करंट मार्केट सिचुएशन है उससे ज्यादा प्रीमियम मिलना बहुत ही क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है। अगर हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे, एक मिनिमम गारंटी प्राइस नहीं दे पाएंगे जो कि उनकी कॉस्ट को रिकवर करता हो, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। बहुत प्रॉब्लम्स इस सेक्टर की क्या है कि आपका वेदर के ऊपर डिपेंडेंस है, आपको प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, आउटपुट का सर्टेनिटी नहीं होती है। अगर आप इस तरह की चीजों को फार्मर्स के लिए सॉल्व कर पाएंगे और उसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से सॉल्व कर पाए, जहां पे हम एक लार्ज ग्रुप ऑफ फार्मर्स के साथ काम कर सकते हैं, ना कि एक छोटे छोटे साइलोज में या कि 2-4 फार्मर्स के साथ काम कर दिया। अगर हम उस चीज को सॉल्व कर पाते हैं, और विच इज मेरे हिसाब से INI की सक्सेस स्टोरी फंडामेंटली उस चीज के ऊपर है, राइट। अगर आप एक फार्मर को एकड़ के पीछे करीब 1.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए का फायदा होने लग जाए, तो कोई कारण नहीं है जिससे कि उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं आ सकती। और मैं पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो कि हमारे फल सब्जी से रिलेटेड काम है, अगर हम क्वालिटी के ऊपर, फूड सेफ्टी के ऊपर फोकस करते हैं और प्रोडक्टिविटी क्वालिटी लेके आते हैं, तो इस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी फार्मर के लिए पॉसिबल है, जो कि हमने पिछले 10 साल में प्रूव करके दिखाई है। और आप मानिए बहुत सारे आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो यंग फार्मर्स हैं। सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि पिछले 2 सालों की अगर मैं ख़ास तौर पर बात करूँ तो काफ़ी सारे सेक्टर्स जो है, यूँ कहूँगी ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स हैड बीन अफेक्टेड सर, हर किसी को अफेक्ट हुआ है। पिछले 2 सालों में आपने कैसे अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है? क्योंकि आप जिस तरह का काम करते हैं उसमें किसी तरह की देरी नहीं हो सकती है, जो आपका प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाएगा अगर बाहर पहुंचने में देरी हुई तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए सर, और क्या आप भी अब उस बदलाव की स्टेज में हैं, या वो काम करने के तरीके को बदल चुके हैं पिछले 2 सालों में? जी, इसमें देखिए हम लोग ग्लोबल सप्लाई चेन्स में काम करते हैं, और जिस तरह की डिस्ट्रप्शंस थे लॉजिस्टिक्स में, माल के दुनिया के कई पोर्ट्स बंद हो गए थे जब ये कोविड की सारी परेशानी चालू हुई थी। उसके बाद खैर धीरे धीरे सिचुएशंस इंप्रूव हो गई हैं, लेकिन आज भी सप्लाई चेन बहुत डिस्ट्रप्टेड है, राइट। तो सब लोग अफेक्ट हुए, और इसमें कोई शक नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के भी ऊपर काफी इम्पैक्ट था। ये भी एक सच है कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक्चुअली फिर भी ग्रो किया, और क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या बाकी और चीजें, खाने पीने की चीजें, दुनिया में सब चीजों की रिक्वायरमेंट रही है, राइट। तो चैलेंजेस बहुत थे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और इन सब चीजों को चेंज करने की जरूरत पड़ी। बिल्कुल, मैं जिस चीज पे फोकस करना चाहूंगा वो ये है कि चैलेंजेस के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आज
इंडिया के लिए इस पूरे सिस्टम में क्रिएट हो गई है। जिस तरह का हमारा वास्ट नेटवर्क है, जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, जो मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया जैसे मार्केट के साथ हमारी दूरी कम है कंपेयर टू बाकी और सेंट्रल अमेरिकन नेशंस हैं या फिर फिलीपींस है, या जो कि बड़े प्रोडक्शन एरियाज हैं, वहां से हम लोगों को बहुत मैसिव एडवांटेज भी क्रिएट हुआ। तो एक किसी भी तरह की चीज में प्रॉब्लम्स भी होती हैं और अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हैं। वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी या हमारे सेक्टर की स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम फाइनली उसका क्या कर रहे हैं। पंकज जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे ये कि 2009 से लेकर 2021 क्या आपको लगता है कि स्टाइल ऑफ ईटिंग हैबिट्स है, स्टाइल ऑफ लिविंग है, वो लोगों का बहुत ज़्यादा बदल गया है, वो बदलाव आपने देखा है, और कंपनी को किस मुकाम तक पहुंचते हुए देखना चाहते हैं अगले 5 सालों के टारगेट की अगर मैं बात करूं तो? देखिए, बहुत मैसिव चेंज इंडिया के कंज्यूमर के ऊपर भी आया है। जिस तरह से आज हम खाने की ऊपर सोचते हैं, उसका न्यूट्रिशन फैक्टर के बारे में, उसकी फूड सेफ्टी के बारे में, आज इतना मैसिव बदलाव आज आ गया है कि हम हमारा कंज्यूमर उस लेवल पे पहुंच गया है जहाँ पे आज क्वालिटी डिमांड करने लग गया है। ये मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ। ग्लोबल मार्केट में तो ये लीगली रिक्वायरमेंट्स हुआ करती थी। आज इंडियन कंज्यूमर में बहुत जबरदस्त चेंज है। दूसरा चेंज ऑनलाइन जिस तरह से परचेज बिहेवियर है, वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे। पिछले 2 साल में बहुत सारे अलग सेक्टर्स तो पहले हो गए थे, लेकिन इंडिया में ऑनलाइन मूवमेंट, जहाँ तक एफएनवी की बात है, बहुत जबरदस्त शिफ्ट हुआ है। तो ये 2 बहुत क्रिटिकल हैं जहाँ पे कंज्यूमर फूड सेफ्टी और क्वालिटी के ऊपर फोकस्ड है और ऑनलाइन करने के तैयार है। उसी के चलते हुए आज ये अपॉर्चुनिटी, जो हम लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं, जो आईएनआई का मेजर एक्टिविटी है, गुड फॉर द फार्मर, गुड फॉर एनवायरनमेंट, और उन सबको करने के लिए जो प्रीमियम प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, उसके लिए आज कंज्यूमर देने को तैयार है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत सुनहरा अवसर है हमारे देश के लिए अगले 5 साल, चाहे वो हम डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करें, चाहे एक्सपोर्ट्स की बात करें। और मुझे बहुत क्लियरली लगता है कि आईएनआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग बहुत इजीली यहाँ से आज जहाँ पर हैं 5 गुना ग्रोथ मैं बहुत क्लियरली देख रहा हूँ अगले 5 साल में इस ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि वो एक इतना बड़ा शिफ्ट हो गया है कंज्यूमर बिहेवियर में कि उसका सीधा इम्पैक्ट फार्मर्स के ऊपर 5,000 से मुझे 25,000 फार्मर तक पहुंचने में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं दिखती। बिल्कुल सर, कोई तकलीफ नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से, और एक बार फिर आपसे जल्द बातचीत ज़रूर करेंगे यहाँ पर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेड इन इंडिया के इस खास शो में फिलहाल के लिए बस इतना ही।